सत श्री अकाल दोस्तों, इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल प्रोग्राम दा नॉक स्पैशल लैके हाज़र हाँ। दोस्तों, एक पासे जिथे किसान अपने सूबे दे विच रहिंदे होए, अपने देश दे विच रहिंदे होए एक लंबी जंग लड़ रहे ने, दूजे पासे एक वड्डी मार उन्हां दे उपर पैण जा रही है। हालांकि दो मुल्कां दे विचाले जानी कि भारत और अमरीका दे विचाले चर्चावां चल रही ने, गल्लां बातां हो रही ने, बैठकां हो रही ने। एक फ्री ट्रेड का जिक्र जो बार बार किसानों को वड खा रहा है, उसकी चिंता जी है बहुत वड्डी होंदी जा रही है। किसान अपने तौर पर सिर जोड़ के बैठ रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, पर नाल दी नाल एक वड्डी चिंता यह है कि जे ये फ्री व्यापार जोड़ा है, मुफ्त व्यापार का कारोबार जोड़ा एग्रीमेंट साइन हो गया भारत तो अमेरिका के विचाले, तो इस दे नाल सीधा असर जोड़ा है पंजाब की किसानी ते हरियाणे की किसानी ते वड्डे पद्धर ते पवेगा, क्योंकि दो सूबे जोड़े ने ਵੱਡੇ पद्धर ते भारत दे विच अनाज पैदा जां उन्हां दे भंडार भरन दे विच लंबे समय तो कारगर ने। पर जिस तरीके नाल हुण फ्री ट्रेड दीयां चर्चावां चल रही ने, इन्हां दे विचाले आखिरकार देश की सरकार सोच की रही है कि किसानां दे उपरों हमेशा दे लई निर्भरता खत्म करने की कोशिश हो रही है, जां किसानां नूं हमेशा दे लई अपणियां ज़मीनां दे विच ही मजदूर बनाउण दी चर्चा चल रही है। बहुत सारी चीज़ां ने, पिछे जे भी किसानां ने एक वड्डा संघर्ष लड़िया, जिस तरीके नाल लंबा वक्फा उन्होंने दिल्ली दीयां बरूहां ते बिताया ते 3 खेती कानून जोड़े लियाते सी केंद्र की सरकार ने, उन्होंने रद्द करवाया। हुण दूजे पासे लैंड पूलिंग स्कीम के तहत भी किसानों के उपर वड्डे मार मारन की कोशिश हो रही है। तो बहुत सारे इस वेले मारां दे हेठ किसान हैगा। इन्हां हालातां दे विच किसान कर की रहा है, समझण की कोशिश कर रही है। साडे नाल उचेचे तौर पर किसान आगू अभिमन्यु कुहाड़ ने गलबात करांगे, समझण की कोशिश करांगे कि वो किस तरीके नाल देख रहे हैं कि इस वेले किसानों की स्थिति की बनी हुई है। कुहाड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुहाड़ साहब, सब तो पहला जिहड़ा FTA हैगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, थोड़ी जी चर्चा यदि करिए, किस तरीके नाल किसानी उपर वड्डी मार मारन जा रहा है एग्रीमेंट जो साइन हो जाता। देखिए, दो देशों के बीच में जब व्यापार संबंधित समझौता होता है, उसको मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको बोलते हैं। 1998 में ये पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने श्रीलंका के साथ साइन किया था, और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नतीजा ये रहा था कि जो दक्षिण भारत के मिर्च मसालों वाले किसान थे, जो नारियल के किसान थे, वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गए थे, क्योंकि श्रीलंका से बहुत सस्ते दामों पे नारियल मिर्च मसाले आने शुरू हो गए थे, हमारे वहां की मार्केट में डंप हो गए थे। तो जो लोकल वहां के दक्षिण भारत के किसान थे, केरल के, तमिलनाडु के, कर्नाटका के, उनकी जो पैदावार थी, उनकी प्रोडक्शन थी, उसको खरीदना व्यापारियों ने बंद कर दिया था। तो अभी जो चर्चाएं चल रही है, वो चर्चा चल रही है भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते की। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने एक टैरिफ वॉर छेड़ा हुआ है सभी देशों के खिलाफ में। वो कह रहे हैं, उनका नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई, मतलब अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश से कोई सामान बन के आता है, अमेरिका के अंदर जाता है, तो उस पर वो बहुत भारी भरकम टैक्स लगा रहे हैं। उन्होंने अभी शुरुआत में ऐलान किया था कि 10% बेस टैरिफ लगेगा, बेस टैक्स लगेगा, और 26% उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन जब भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने पहले वो 9 जुलाई तक उस पर रोक लगा दी थी। तो पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई 9 जुलाई तक इंतरिम समझौता, अंतरिम समझौता हो जाएगा, लेकिन अब उसको बढ़ा के उसकी डेडलाइन है वो 1 अगस्त कर दी गई है। और जो अभी वो 9 जुलाई को उस पर सहमति नहीं बन पाई, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका ये दबाव डाल रहा है भारत पे कि भारत सरकार एग्रीकल्चर को, डेयरी को और पोल्ट्री सेक्टर को भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल करे। लेकिन अब तक जो अखबारों के माध्यम से जो खबरें मिल रही हैं, वो ये है कि भारत सरकार ने ये तय कर दिया, निर्मला सीतारमण जी का भी जो बयान आया वित्त मंत्री जी का, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर हमारे लिए रेड लाइन है। अब ये पब्लिक स्टेटमेंट है। अब मीटिंग्स में इंटरनल डिस्कशन क्या हो रहा है वो मुझे नहीं मालूम है, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन भारत सरकार का जो अखबारों में पब्लिक स्टैंड आ रहा है वो ये है कि भाई वो उनके लिए डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर रेड लाइन है। अब इसके पीछे की वजह समझने की जरूरत है। और मैं साथ में एक बात ये भी कह देना चाहता हूं किसान भाइयों को कि इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भारत सरकार ने स्टैंड ले लिया तो हम निश्चिंत हो गए, आराम से हम अपना आराम से रेस्ट करें, घरों में बैठ जाएं। ये मतलब बिल्कुल नहीं है। जब तक राज सत्ता यानी जो गवर्नमेंट है, उसके ऊपर समाज सत्ता यानी लोगों का दबाव रहेगा, तब तक ही राज सत्ता, गवर्नमेंट है, वो सीधे सीधे चलेंगी। इसीलिए ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें पूरा जागरूक रह के, अलर्ट रह के अपनी सरकार पे कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखने की जरूरत है। और ये हमें अपनी सरकार को क्लियर करना चाहिए कि किसी भी सूरत में भारत और अमेरिका के बीच में प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एग्रीकल्चर, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसके पीछे की वजहों को कौर साहब, इत्थे एक सवाल बड़ा जरूरी हो जाता। बेशक एग्रीकल्चर जां हले डेयरी फार्मिंग का जिहड़ा जिक्र इत्थे नहीं हो रहा, पर जिहड़े प्रोडक्ट्स आने आ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਇੱਕ GM ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ WHO ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं कि जब कई बार ये बात आती है कि भाई अमेरिकन प्रोडक्ट्स आएंगे, उनके साथ हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स compete करें, मुझे लगता है कि ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के पैरों में आपने चेन बांध रखी हो और एक व्यक्ति के पैरों में चेन ना बांध रखी हो और आप कहें कि आप दोनों दौड़ लगाइए, देखते हैं दौड़ में नंबर 1 कौन आएगा। अब जिसके पैरों को हमने चेन से बांध दिया वो दौड़ कैसे पाएगा? वो हमें ये समझने की जरूरत है कि 2016 में एक रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2016 में अमेरिका के एक किसान को एवरेज $61,286 की सब्सिडी मिली। यानी आज के रुपए के हिसाब से अगर उसको काउंट करें तो लगभग 58 लाख रुपए के आसपास। ये 9 साल पहले का मैं डाटा आपको बता रहा हूं। अगर आज की बात करें तो अमेरिका में एक किसान को एवरेज 80 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ 2019 की एक रिपोर्ट है, वो कह रही है कि भारत में एक किसान को एवरेज सिर्फ $282 की सब्सिडी मिल रही है, यानी 23-24 हजार की ही सब्सिडी मिल रही है। तो एक तरफ वो किसान है जिनको 80 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है, अमेरिका के किसान, और दूसरी तरफ भारत के किसान है जिनको मात्र 24,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। तो वो कंपीट कैसे कर पाएंगे, ये हमें समझने की जरूरत है। इसके अलावा एक बात और है, भारत में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है किसान के पास वो 1.08 हेक्टेयर है। अमेरिका में एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 180 हेक्टेयर है। अमेरिका में जो डेयरी फार्म आपको मिलेंगे तो एवरेज जो वहां पे उनके पास गायें हैं वो 2 से 2.5 हजार है। हमारे यहाँ पे जो मवेशी है, जो दुधारू पशु है, वो मात्र 2 से 3 है एवरेज के तौर पे। अमेरिका में जो खेती होती है वो कॉर्पोरेट स्टाइल में होती है। वहां पे मात्र 21 लाख लोग खेती से जुड़े हुए हैं, 21 लाख लोग किसानी करते हैं। हमारे यहाँ पे 196 मिलियन यानी लगभग 19 से 20 करोड़ लोग सीधे खेती करते हैं। तो हम आपस में इनको कंपैरिजन नहीं कर सकते। और हमें यह भी समझना पड़ेगा, अभी SBI की एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि अगर डेयरी सेक्टर में हमने अमेरिका को अलाउ कर दिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, तो भारत को एक साल में 1.03 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान होगा। क्योंकि अमेरिका में बेसिकली अमेरिका के किसान की आमदनी अपना सामान बेचने से नहीं होती, अमेरिका के किसान की आमदनी सब्सिडी से होती है। तो जब उसको सब्सिडी मिल गई, उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सामान कम में बिका या ज्यादा में बिका, क्योंकि उसके पास तो सब्सिडी आ चुकी है। तो वो बहुत कम रेट में दूध है वो अपनी सरकार को दे देगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देगा। फिर उसके ऊपर कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा के भी वो बहुत कम रेट में यहाँ पे भारत में डंप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे SBI की रिपोर्ट ये कह रही है कि अगर अमेरिका से दूध या डेयरी प्रोडक्ट आने लग गए तो उससे भारत में जो दूध के दाम है वो 15 से 20% घट जाएंगे। आज जो एक किसान को 60 रुपया 65 रुपया अपने प्रति लीटर दूध के मिलते हैं, उसमें से 15 से 20 यानी अगर 10 से 12 रुपए उसमें से घट गए उसमें से, तो उसको तो लगभग उसको जब 40-45 रुपए मिलेंगे तो वो अपना गुजारा कैसे कर पाएगा? अगर सारे खर्चे आज जोड़ लें तो 60 रुपए में ही उसको कुछ नहीं बचता, जो आज 60 रुपए प्रति लीटर के उसको मिल रहे हैं। अगर कल को उसको 45 रुपए मिलने लग गए तो वो तो डेयरी सेक्टर को छोड़ने को मजबूर हो जाएगा, उसकी तो मजबूरी बन जाएगी। और अगर वो डेयरी सेक्टर छोड़ेगा तो अमेरिका से और भी ज्यादा दूध आएंगे, डेयरी प्रोडक्ट आएंगे, तो भारत का किसान पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। आज भारत में 8 करोड़ लोग डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और डेयरी सेक्टर की खासियत ये है, मैं आपको बताऊं कि डेयरी सेक्टर में मान लीजिए जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, कंज्यूमर उसका जितना प्राइस पे करता है उसका 80% किसान की जेब में जाता है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू वो दूध का काम हो रहा है तो। और अगर प्राइवेट डेयरीज के थ्रू काम हो रहा है तो भी 70% 70% किसान की जेब में जाता है। जबकि अगर आप अमेरिकन एग्रीकल्चर मॉडल को स्टडी करोगे तो वहां पे जो एक फाइनल रिटेल प्राइस कंज्यूमर पे करता है उसका मात्र 15 से 20% ही किसान की जेब में जाता है। हम इसको अगर और सरल भाषा में समझें
अमेरिका में मॉडल ये है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की रिटेल में बिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो मात्र 15 से 20 रुपए ही किसान के पास जाएंगे। वहीं भारत में अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट 100 रुपए का बिका है तो उसका 70 से 80 रुपए किसान की जेब में जाएगा। तो इसीलिए खेती का मॉडल बिल्कुल अलग है। वहां पे हैवीली सब्सिडाइज तरीके से खेती करी जाती है। और जो आपने जीएम की बात करी, आप देखिए अगर वहां से जीएम क्रॉप्स आने लगी तो हमारे यहाँ का जो पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है, जो सीड्स का सिस्टम है, वो कंटेमिनेट हो जाएगा वो पूरे तरीके से। और वो भी हमारे यहाँ पे जीएम मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है उसकी जांच करने के लिए। हमारे यहाँ तो सिर्फ जीएम कॉटन अलाउड है, बीटी कॉटन जिसको हम कह देते हैं, जी। सिर्फ वो अलाउड है। उसके अलावा किसी और चीज में जीएम क्रॉप हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। लेकिन अमेरिका में तो बहुत लंबे समय से जीएम की खेती करी जा रही है। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये बहुत सारी रिसर्च इस बात को साबित कर चुकी है कि जो ये जीएम सीड्स हैं, जीएम क्रॉप्स हैं, इनका हमारे शरीर के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। तो बिना उसकी जांच हुए अगर अमेरिका से जीएम क्रॉप्स आने लग जाएंगी, जीएम मक्का आने लग जाएगा, जीएम सोया आने लग जाएगा, तो वो हमारे सारे एग्रीकल्चर सिस्टम में मिक्स हो जाएगा, उसको कंटेमिनेट कर देगा और फिर उसका समाधान बिल्कुल भी किसी सूरत में नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, महत्वपूर्ण बात अंत में। देखिए, अमेरिका में दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वहां के पशुओं को, वहां की गायों को मीट भी खिलाया जाता है, ब्लड भी खिलाया जाता है, किसी दूसरे पशु का मीट खिलाया जाता है, किसी दूसरे पशु का ब्लड खिलाया जाता है। तो वो हमारे लिए रिलीजियस तौर पे भी और कल्चरल तौर पे भी बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं। अगर उनको किसी ऐसी गाय का दूध या डेयरी प्रोडक्ट उपलब्ध होगा जिस गाय को फीड के तौर पे नॉन वेज मीट या दूसरे जानवर का खून खिलाया गया है, तो वो हमारे यहाँ पे बड़ा सेंसिटिव मुद्दा बन जाएगा। अमेरिका में 1993 में पशु की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उसके हार्मोन बढ़ाने के लिए एक आरबीजीएच नाम का एक वो हार्मोन डेवलप किया गया। और उससे जो फिर जिस पशु को वो दिया जाता है, तो जो उसका डेयरी प्रोडक्ट होता है, उसमें IGF-1 नाम की एक पर्टिकुलर वो है जो काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये प्रूव हो चुका है कि IGF-1 की ज्यादा मात्रा से कैंसर जैसी समस्याएं भी हो सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव विषय है और भारत सरकार को अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए और किसी भी सूरत में प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एग्रीकल्चर, पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ MSP ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇਗੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ MSP ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ जाना। देखिए, पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी अगर अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या पोल्ट्री प्रोडक्ट आने लग गए। तो यहाँ का खेती सिस्टम हमारे देश का पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा, पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। किसान अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो जाएंगे और किसान फिर सस्ते मजदूर बन जाएंगे। और यही बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने चाहते हैं और यही अब सरकारें हैं कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलकर ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी ही रणनीतियां वो बना रही हैं। अभी जब हमारा आंदोलन चला था दाता सिंह वाला, खनौरी और शंभू बॉर्डर पे, हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पे 401 दिन तक आंदोलन चला। तो उस आंदोलन के दौरान जो हमारी 7 दौर की बातचीत हुई केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, तो हमने MSP गारंटी कानून के विषय पे बड़े विस्तार से हमने बातचीत करी। एक एक फैक्ट, एक एक डाटा हमने उनके सामने रखा। जो भी डाटा उन्होंने हमसे मांगा वो हमने बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट सोर्सेज से उनको डाटा मुहैया कराया और ये प्रूव किया कि अगर सरकार की नीति नियत साफ हो तो MSP गारंटी कानून आसानी से बनाया जा सकता है। उसमें कोई भी इकोनॉमिकल दिक्कत नहीं आने वाली है। इससे देश को ओवरऑल बहुत फायदा होगा। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी कुछ दिन पहले जब आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन कर रहे थे, तो उस समय पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने, जिसमें मेजोरिटी बीजेपी के MPs की थी, उस परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट के वॉल्यूम नंबर 1 के पेज नंबर 54 के पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि MSP गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। MSP गारंटी कानून बनाने से सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि पूरी रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। लेकिन उसके बावजूद परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश भी नहीं मानी जा रही। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो ये संसद की सीढ़ियों के सामने लेट के इन्होंने कहा था
कि ये संसद मेरे लिए धार्मिक स्थानों की तरह पूजनीय है और मैं इस संसद की हर भावना का सम्मान करूंगा, तो माननीय मोदी जी उसी संसद की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर जिसमें मेजोरिटी आपके सांसद है, उसने सिफारिश कर दिया एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, लेकिन आप उसकी बात को भी नहीं मान रहे हो। तो क्या अब आप संसद की भावना का भी सम्मान नहीं करोगे? क्या अब आप संसद से भी ऊपर हो गए हो? इस चीज का जवाब सरकार को देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मुद्दे पे, और जो हमारा आंदोलन चला उस दौरान जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, वो झूठे मुकदमे रद्द करवाने के मुद्दे पे 25 अगस्त को हमारी एक दिन की दिल्ली में बड़ी महारैली है, दिल्ली में बड़ी महापंचायत होने जा रही है संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल की, जिसमें देश भर से किसान बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मिलकर अपनी बातें उनके सामने रखी जाए। कौर ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਗੀ, 500 ਏਕੜ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 1, 1.5, 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ है, तो किसान हर एक पास मर रहे हैं इस हिसाब से। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज जो पॉलिसी चल रही है, चाहे वो लैंड पुलिंग के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से एक्वायरमेंट करी जा रही है, वो ये है कि किसी भी तरीके से किसान की जमीन पे कब्जा करो। देखिए, जब कोविड आया था 2020-21 में, तो कोरोना के समय में बाकी सारे जो सेक्टर थे इकोनॉमी के, वो सारे ठप हो गए थे। एकमात्र एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर था जो 3.6% पॉजिटिव दर से ग्रोथ कर रहा था। तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही देश का पेट भरने का काम किया, अन्यथा पूरा देश भूखा मरने की कगार पे आ जाता। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को ये समझ में आ गया कि अगर एक्चुअल कोई वेल्थ है तो वो है जमीन, वो है खेती। इसीलिए उनका पूरा ध्यान इस बात पे लगा हुआ है किसी भी तरीके से खेती को अपने कब्जे में लाया जाए, अपने कंट्रोल में लाया जाए और जमीनों पे कब्जा किया जाए। इसके लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, चाहे वो वर्ल्ड के कॉर्पोरेट हो, चाहे भारत के कॉर्पोरेट हो, और वो सरकारों के साथ मिलकर ऐसी नीतियां किसानों पे जबरदस्ती थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लैंड पुलिंग की भी जो स्कीम आई है, इनका जो पहले भी जो एक्सपीरियंस रहा है वो उचित नहीं रहा। वो जमीन ले लेते हैं कि ठीक है भाई, आपको डेवलप करने के बाद इतना % दे देंगे, लेकिन मैंने कई राज्यों में ऐसी चीजें देखी हैं कि 12-12 साल, 15-15 साल हो जाते हैं किसानों को भटकते हुए। उनकी जमीन तो ले लेते हैं, लेकिन जो कहा गया था, प्रॉमिस किया गया था कि भाई आपको इतना % लैंड डेवलप करके दे देंगे, 15-15 साल बाद भी उनको वो लैंड डेवलप करके नहीं मिलता। 15 साल में तो एक पीढ़ी चली जाती है, कोई नौजवान होता है तो वो बुजुर्ग होने के करीब आ जाता है। तो इसीलिए जो पूरा एजेंडा है इन नीतियों का, वो एजेंडा ये है कि जो असली रिसोर्स है, जो असली वेल्थ है, यानी किसान की जो जमीन है, उस पे निगाहें हैं सारे कॉर्पोरेट घरानों की, और वो किसी भी तरीके से सरकारों के साथ साठगांठ करके उस जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। इसका एक ही तरीका है कि हम अधिक से अधिक एकजुट हों, अधिक से अधिक अवेयर हों, अधिक से अधिक जागरूक हो, तो उसी के बाद हम अपनी ये लड़ाई मजबूती से लड़ पाएंगे। बिल्कुल अखीर ते जाते जाते कौर साहब ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਪਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰ ਉਲਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਪੀੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ हैरानी ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ चीज़ां नहीं लगती ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए, सरकारों को एक बात लगता है, सरकारों का जो पिछला एक्सपीरियंस रहा 2 मूवमेंट से, वो ये रहा कि भाई अगर कोई भी ऐसा वर्ग है जो सरकार की गलत नीतियों को मजबूती से चैलेंज कर सकता है, तो वो है किसान वर्ग। किसान वर्ग के पास ही वो ताकत है, वो एकजुटता है कि वो सरकार को झुकने पे मजबूर कर सकता है। अब इसीलिए सरकार पूरा जोर लगा रही है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगा के इस किसान वर्ग को कैसे कमजोर किया जाए, ये उनकी प्रायोरिटी बन गए हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर किसान वर्ग कमजोर हो गया तो देश की फूड सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाएगी। जो आज पीडीएस के माध्यम से 80 करोड़ गरीब लोगों को खाना मुहैया हो रहा है, वो पूरी व्यवस्था, वो पूरी पॉलिसी भी खतरे में आ जाएगी।
तो इसीलिए सरकार को ये समझने की जरूरत है कि भाई अगर किसान कमजोर हुआ तो हमारी फूड सिक्योरिटी कमजोर हो जाएगी, और फूड सिक्योरिटी कमजोर हो जाएगी तो देश का जो इंटरनल सिस्टम है वो भी पूरे तरीके से कमजोर हो जाएगा। इसीलिए सरकारों को ये छोटी मोटी राजनीति से ऊपर उठ के बड़े लेवल पे सोचना चाहिए सरकार को, और एक होलिस्टिक अप्रोच अपना के किसानों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। किसानों से बात करके, किसानों से पूछ के, किसानों से चर्चा करके रणनीति बनानी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। ऐसा ना हो जो आज तक हो रहा है कि बंद एसी के बंद कमरों में आराम से बापू लोग बैठ के बड़ी बड़ी नीतियां बनाते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसियां बनाते हैं। वो अधिकारी नीतियां बनाते हैं जो कभी खुद भी खेत में नहीं गए, जिन्होंने कभी कस्सी चला के नहीं देखी, जो जवार में और मक्के में फर्क नहीं बता सकते, वो लोग पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है। तो मुझे लगता है कि सरकारों को जो रियल स्टेक होल्डर है, जो फार्मर है, फार्मर से बात करने के बाद ही कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। जी शुक्रिया कोहाड़ साहब, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ਜੀ। ਤਾਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। क्योंकि GM प्रोडक्ट्स का कोई जिक्र नहीं इत्थे कर रहा है। बड़ी समझण वाली चीज़ है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जदों उन्हां तो खेती हो रही है तो उन्हां दा नस्लां ते कितना असर हो रहा है। जाने कि गाहे बगाहे असीं कह सकते एक पासे तां किसानी दे नाल वड्डा धक्का होगा जे ये चीज़ां शुरू हो जांदियां, तो दूजे पासे आउण वालीਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। GM ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 70% ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।